हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल उटावोक जी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। गणित विषय के अंदर आपको घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु इनके बारे में क्वेश्चन बता रहे थे। तो इस टॉपिक को, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और आज आपको बेलन, शंकु और गोला से संबंधित और कुछ क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है 9 मीटर ऊंचे, 9 मीटर ऊंचा एक शंकु है। 9 मीटर ऊंचे शंकु के आधार की परिधि, जो नीचे आधार, वर्ताकार आधार होता है, उसकी परिधि 66 मीटर है। नीचे आधार की परिधि 66 मीटर है। तो इस शंकु में भरी हुई हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसके अंदर जो हवा भरी हुई है उस हवा का आयतन ज्ञात करना है। इसके अंदर जो हवा भरी है किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखो, हवा भरी हुई, उसका आयतन का मतलब शंकु का आयतन ज्ञात करना है हमें। लेकिन उसके लिए आपको कौन सी मापों की आवश्यकता होती है वो आपको पहले पता होना चाहिए। तो BSCR 2000 सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा 2018 के अंदर एक क्वेश्चन आया था। देखो, शंकु है जिसकी ऊंचाई है h है 9 मीटर और नीचे जो वर्ताकार आधार है उसका परिमाप है 66 मीटर। तो उस परिमाप से हम शंकु की पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे और त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से फिर शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे, जो πr²h/3 होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर शंकु का चित्र बना लेता हूँ। देखो, शंकु आकार आकृति किस प्रकार की होती है? ऐसे दो तिर्यक लंबाइयाँ दोनों तरफ कर दें, नीचे वर्ताकार आधार बना दें और ये लंबवत ऊंचाई है। जिस प्रकार से आपने जोकर की टोपी देखी है उस प्रकार से मान लेते हैं। शंकु आकार आकृति है, जैसे ऐसे जोकर की टोपी होती है इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये नीचे जो इसका वर्ताकार भाग दे रखा है, ये वर्त के आकार का हिस्सा, इसका परिमाप दे रखा है 66 मीटर। ये शंकु की h ऊंचाई है और ये ऊंचाई दे रखी है 9 मीटर। 9 मीटर यहाँ पर ये ऊंचाई दे रखी है। हम क्या करेंगे, पहले इसकी ये त्रिज्या ज्ञात करेंगे कि ये त्रिज्या कितनी है। अब आपको पता है कि ये त्रिज्या जो है वो मिलेगी इसकी वर्ताकार भाग की जो परिधि है उससे, क्योंकि नीचे आधार वर्ताकार होता है शंकु का, बिल्कुल वर्त की तरह। तो यहाँ पर आपको पता है कि ये जो वर्त है, वर्ताकार ये आकृति है, इसका परिमाप किस प्रकार से निकाला जाता है, या ये जो 66 मीटर परिमाप आया है वो कैसे आया है? ये परिधि है 66 मीटर। तो आपको ऐसे कहा जाए कि वर्त की परिधि ज्ञात करो, तो उसके लिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? 2πr का। वर्त की परिधि 2πr होती है। तो उस 2πr के फॉर्मूले में हम बराबर में 66 लेके त्रिज्या ज्ञात करेंगे पहले, और जब ये त्रिज्या मिल जाएगी उसके बाद में ऊंचाई है, इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो देखो, इसको हल करते हैं। पहले सबसे पहले दिया हुआ है वो लिखते हैं। देखो, शंकु की लंबवत ऊंचाई, देखो यहाँ पर लंबवत ऊंचाई दे रखी है, इसका मतलब लंबवत है। अगर तिर्यक लंबाई होती तो लिखा जाता है कि तिर्यक लंबाई है। लंबवत ऊंचाई जिसको हम h कहते हैं, h ये बराबर है 9 मीटर और वर्ताकार आधार या भाग, वर्ताकार आधार का परिमाप या परिधि, जो वर्त की परिधि परिमिति होती है उसी प्रकार से इसका नीचे वाला आधार है। परिमिति या परिमाप है कितना? 66 मीटर। अब आप जानते हो, चूंकि वर्त का परिमाप क्या होता है? 2 पाई
r होता है, 2 पाई r होता है वर्त का परिमाप। इसका मतलब ये जो वर्ताकार भाग की परिधि है जो 66 मीटर है, ये भी 2 पाई r के फॉर्मूले से प्राप्त की गई है। तो हम 2 पाई r बराबर 66 ले लेते हैं। देखो 2 पाई r वर्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r, और परिमाप दिया हुआ कितना है, 66 मीटर। बहुत ईजी है, वर्ताकार भाग का परिमाप 66 मीटर दिया हुआ है, हमें यहाँ पर त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो ये जो 2 पाई है उसको उधर ले जाओ, या आपने पहले भी फॉर्मूला पढ़ा होगा कि वर्त की त्रिज्या बराबर परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे हुए 2 पाई। तो यहाँ पर हम इस r को ऐसे रहने देते हैं और इस 2 पाई को यहाँ पर पक्षांतर करते हैं, गुणा से उधर वज्र गुणा करते हैं कुल मिला के, अर्थात गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा। तो ये 66 मीटर बटे हुए 2 गुणा पाई। अब आपको पता है कि पाई का मान 22/7 होता है, या 3.14, लेकिन यहाँ पर हम 22/7 ले लेंगे। तो r बराबर 66 मीटर बटे हुए 2 गुणा पाई का मान होता है 22/7, लेकिन ये बटे में बटे हुए 7 आएगा तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, गुणा में कन्वर्ट कर लेंगे। भाग लग रही है अगर कोई संख्या तो उसके अंश को हर और हर को अंश बना देते हैं गुणा में लेने पर। तो ये 22/7 का जो बटे हुए 7 है वो ऊपर अंश में चला जाएगा। और अब इसको हम सरल करेंगे। तो देखो r बराबर 22 तिये 66, 22 का भाग 66 में 3 बार जाएगा, 3 गुणा 7 मीटर और बटे हुए 2 आ गया नीचे, अर्थात 7 × 21, ये हो गया 21 मीटर बटे हुए 2। ये त्रिज्या काम में लेंगे हम किसमें, जब आयतन ज्ञात करेंगे तब। अब इसके अंदर देखो हवा भरी हुई है, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि इसके अंदर वायु भरी हुई है। तो इस अंदर वाली वायु का हमें परिमाप ज्ञात करना है, सॉरी आयतन ज्ञात करना है। तो इसके लिए आयतन का फॉर्मूला काम में लेंगे, और शंकु के आयतन ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, वो है πr²h/3। तो उस सूत्र से हम अब आराम से इसके अंदर कितनी हवा भरी हुई है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास त्रिज्या आ गई, ऊंचाई इसके अंदर दी हुई थी, h बराबर 9 मीटर दी हुई है पहले से, बस त्रिज्या की कमी थी जो हमने परिधि से प्राप्त कर ली। तो अब हम πr² के अंदर h और त्रिज्या रख के यहाँ पर इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। अब आप चाहो तो यहाँ पर r बराबर लिख सकते हो 21/2 मीटर। देखो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये होता है πr²h/3, πr²h/3 होता है। इसके अंदर हम माप रखेंगे पाई का मान 22/7। अगर आप यहां पर चाहते तो पाई को पाई भी रहने देते तो भी ठीक रहता, वो कट जाता तो और भी आसान रहता, लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हो। ये 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी प्राप्त की हमने, 21 और बटे हुए 2, स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे इसको गुणा में, ऐसे 21/2। और h है शंकु की ऊंचाई जो दे रखी है कितनी, 9 मीटर। तो ये 9 मीटर, इसके मीटर, इसके मीटर, इसके मीटर, इसका मतलब ये हो जाएगा मीटर क्यूब। 3 जगह मीटर गुणा हो रहा है तो मीटर क्यूब हो जाएगा। और बटे में ये 3, ये नहीं भूलना है आपको, ये ध्यान रखना है। अब इसको हम सरल करेंगे। देखो यहाँ पर 7 × 21 होता है, इस 21 से कोई सा भी 21 काट दो, ये कट गया। और 2 का भाग 22 में गया कितनी बार, 11 बार, तो सिर्फ 1 2 बचेगा, बाकी को हम लिख लेते हैं। देखो यहां पर 22 के अंदर 2 का भाग गया 11 बार, गुणा ये गुणा, ये 21 था वो 7 × 21 से कट गया, इसको छोड़ देते हैं, ये 21 है, ये 21 और गुणा 3 और 9, ये 9 में 3 का भाग दे देते हैं, लेकिन भाग क्या देते हैं, 7 × 21 तो कट गया था। ये ध्यान रखना है कि दोबारा से 3 का भाग दे दो। ये दोनों 7 × 21 होकर 21 से कट गया तो 3 तो कट गया, 7 भी कट गया, 2 कट गया अर्थात 11 आ गया, बचा केवल मात्र नीचे 2 और ऊपर क्या बचा, 2 गुणा 21 गुणा 9, तो ये गुणा 9 मीटर क्यूब और बटे में केवल मात्र कितना है, 2 है। तो ये आपको ध्यान से काटना है। हालांकि आपको बोर्ड एग्जाम में से काट के नहीं दिखाना है, मैं यहाँ पर आपको काट के दिखा देता हूँ। ये 21 इस 7 से कट गया, 7 गुणा 3 से,
और ये जो 2 था वो इस 22 से कटा तो कितना आया 11, बाकी बचा उसको हम लिख देते हैं। ऐसे आपको बोर्ड एग्जाम में नहीं काटना है। अब यहां पर देखो हम गुणा कर लेते हैं, 21 को 11 से गुणा करते हैं तो 11 एकम 11, 11 दूना 22 और 1 23, ये 231 और गुणा 9 मीटर क्यूब और बटे में कितना है 2 है। अब 9 से गुणा और कर लेते हैं हम, तो देखो 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9, 9 × 27, 27 ये 7 हासिल, कैरी 2 गया, 9 दूने 18 और 2 20 और बटे में कितना है 2 है और ये मीटर क्यूब। अब इसके अंदर हम 2 का भाग दे देते हैं, आधा कर लेते हैं इसको। देखिए 2 एकम 2, कुछ नहीं बचा, 0 के अंदर 2 का भाग दिया तो 2 0 0, 0 बार गया, कुछ नहीं बचा। 7 के अंदर 2 3 6, 1 बचा, 19 हो गया, 2 9 18, 1 बचा, 1 में भाग जाता नहीं तो हम भाग को तोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉइंट लगा देंगे और 1 को बना लेंगे 10, 2 5 2 पंजे 10 और ये मीटर क्यूब। तो समझ में आ गया। अतः शंकु के अंदर भरी हवा का आयतन बराबर कितना आ गया 1039.5 घन मीटर और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो आपको ऐसे कंटिन्यू नीचे लिखना है, ऐसे साइड में लाकर नहीं लिखना है क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पर साइड में लिख दिया। आप क्वेश्चन को कंटिन्यू ऐसे नीचे तक करते जाओगे, साइडों में नहीं करना है, क्वेश्चन को तोड़कर ये ध्यान रखना है। तो समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से इसके अंदर भरी हवा का आयतन ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शंकु का जो आधार का परिमाप दे रखा है 66 मीटर, उस 66 मीटर की सहायता से, इस वृत्त की परिधि की सहायता से हम इस वर्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात करेंगे। जब इस वर्ताकार भाग की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे तो वही त्रिज्या होगी किसकी, शंकु की त्रिज्या। जब शंकु की त्रिज्या में मिल जाएगी तो हम ऊंचाई की सहायता से और त्रिज्या की सहायता से इसका आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो शंकु की लंबवत ऊंचाई दे रखी है अर्थात एच दे रखी है 9 मीटर। शंकु के वर्ताकार भाग की जो परिधि है, परिमिति है, वो दे रखी है 66 मीटर। हम इस 66 मीटर की सहायता से, क्योंकि वर्ताकार भाग का परिमाप होता है 2πr, तो इस 2πr की जगह हम क्या कर लेंगे 66 रख लेंगे। तो 2πr बराबर 66, जब r ज्ञात करने तो ये 2 पाई इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, गुणा से आएगा, तब ऊपर है 66 मीटर और नीचे है 2 पाई, पाई का मान 22/7 होता है और 22 तिया 66, 3 गुणा 7, ये 3 गुणा 7 आ गया, नीचे ये 2 बच गया, 7 21 मीटर बटे हुए 2, ये वर्ताकार भाग की परिधि आ गई। आप चाहो तो पॉइंटों में भी निकाल सकते हो या आगे बाद में रख के भी कर सकते हो, वो तो वहां पर हल करना पड़ेगा। तो ये त्रिज्या आ गई। अब देखो r बराबर हमने प्राप्त कर ली कितनी 21/2 और ऊंचाई दे रही कितनी 9 मीटर। तो अब हम शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु के आयतन का जो फॉर्मूला है वो है πr² h/3, पाई का मान 22/7, त्रिज्या है 21/2, 21/2 2 घात है इसलिए 2 बार लिखेंगे 21/2 21/2 गुणा में, और h ऊंचाई दे रखी है कितनी 9 मीटर, प्रारंभ में दे रखी है कि 9 मीटर, तो ये 9 मीटर ले लिया, साथ में 21 मीटर और 9 मीटर, ये तीनों मीटर गुणा होकर मीटर क्यूब हो गया, और बटे के अंदर ये बटे दो और ये 3 शंकु के सूत्र में है πr² h/3। अब इनको हम सरल करते हैं तो देखो 7 3 21, तो 1 21 तो कट गया, 2 का भाग 22 में 11 बार गया, बचा नीचे केवल मात्र 2 और ऊपर बचा 11 गुणा 21 गुणा 9, तो ये 11 गुणा 21 गुणा 9 मीटर क्यूब बटे 2। 11 को 21 से गुणा किया तो 11 कम 11 और 11 दूना 22 और 1 23, तो 231 गुणा 9 मीटर क्यूब बटे 2। 9 से गुणा करते तो 9 एकम 9, 9 30 27 का 7 हासिल की 2 और 9 दूने 18 और 2 20 हो गया और बटे 2। अब 2 से हम डिवाइडेशन कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो 2 एकम 2, 2 में 2 का भाग 1 बार गया, 0 के अंदर 2 का भाग 0 बार गया, बचा कुछ नहीं, 7 के अंदर 2 का भाग 3 बार गया, 1 बचा 19 हो गया और 2 नाम 18, 1 बचा, आगे कुछ है नहीं उतारने के लिए तो हम 1 को 10 बना लेते हैं भाग तोड़कर यहाँ पर दशमलव लगा के, तो 10 हो गया, 10 के अंदर 2 का भाग 5 बार गया, तो ये 1039.5 घन मीटर
आ गया इसके अंदर भरी हवा का आयतन। तो इस प्रकार से आप इसका आयतन ज्ञात कर सकते हो सकता है एग्जाम के अंदर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ ले, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी पूछ ले। तो क्षेत्रफल के लिए आपको ये L लंबाई ज्ञात करनी पड़ सकती है, तिर्यक लंबाई। अब आप जानते हो कि त्रिज्या आपके पास आ गई, ऊंचाई है, तो पाइथागोरस प्रमेय से आप कर्ण की निकाल लो, शंकु की तिर्यक लंबाई निकालकर आप इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात कर सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है अगले एग्जाम के अंदर यहाँ पर आयतन न पूछ के ये पूछ ले कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। लेकिन करेंगे क्या, पहले आधार की परिधि परिमाप से हम त्रिज्या ज्ञात करेंगे, त्रिज्या और ऊंचाई की सहायता से फिर हम तिर्यक लंबाई ज्ञात करेंगे। जो नॉर्मल सी बात है एक समकोण त्रिभुज के अंदर जो पाइथागोरस प्रमेय का हम उपयोग करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर तिर्यक लंबाई निकालने के लिए काम में लेते हैं। जब तिर्यक लंबाई निकाल लेंगे तो फिर पाई आर एल से इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, या फिर पाई आर कोष्टक एल प्लस आर से इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो ऐसा भी ज्ञात किया जा सकता है। तो समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको आप अच्छी तरह से उतारना और अच्छी तरह से समझ लेना। देखो आगे क्वेश्चन है, एक 6 सेमी व्यास वाला गोला है जो 12 सेमी व्यास के बेलनाकार बर्तन के अंदर डाला जाता है। गोले का व्यास 6 सेमी है और बेलनाकार जो बर्तन है जिसमें अंदर पानी भरा हुआ है उसका व्यास है 12 सेमी। अब आपको पता है कि जैसे ही हम गोले ये बेलन के अंदर या बेलनाकार बर्तन के अंदर कुछ डालेंगे, किसी बर्तन के अंदर पहले से पानी भरा हुआ और उसके अंदर कुछ डाला जाए, कोई भी कंकड़ या पत्थर या और भी कुछ पदार्थ, तो आपको पता है पानी ऊपर आता है, ऊपर उठ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पानी है उसकी जगह जो डालेंगे वो स्थान घेर लेगा, तो पानी को ऊपर कर देगा। जैसे आपने थ्रस्टिक वाली कहानी पढ़ी है, मटके के अंदर पानी कम था तो कोई ने क्या किया, उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ डालना चालू कर दिया, तो पानी ऊपर आने लग गया। क्यों? क्योंकि नीचे उसके पेंदे में कंकड़ बैठने लग गए, वो आयतन कंकड़ ने घेर लिए तो पानी ऊपर बढ़ गया। तो ऐसा ही क्वेश्चन लेने जा रहे हैं हम यहाँ पर, जो बोर्ड 2019 के अंदर आया था। दे रखा था कि 6 सेमी व्यास वाला एक गोला है, वो 12 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बर्तन के अंदर पहले से पानी है, कुछ पानी भरा हुआ है, कुछ स्तर तक, पूरा नहीं भरा हुआ है। लेकिन जैसे ही उसके अंदर गोला डालेंगे, क्योंकि गोले का व्यास 6 सेमी है जबकि बर्तन का व्यास 12 सेमी है, तो आराम से आसानी से बेलनाकार बर्तन के अंदर गोला डाला जा सकता है। तो जैसे ही गोला डालेंगे तो बेलन के अंदर भरा हुआ पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि पानी का स्तर कितना ऊंचा बढ़ जाएगा, पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये ज्ञात करना है। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूं। देखो क्वेश्चन है, 6 सेमी व्यास वाला एक गोला 12 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी भरा है, जिसमें पानी है, डाला जाता है। एक बेलनाकार बर्तन में जिसमें पानी, उसके अंदर क्या करते हैं, गोला डालते हैं, तो डाला जाता है। गोला डालने पर पानी का स्तर कितना ऊंचा बढ़ जाएगा, ये हमें ज्ञात करना है। आ रहा है समझ में? तो गोला डालने पर पानी का तल स्तर या तल पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा, पानी का तल मान लो, या पानी कितना ऊपर चढ़ जाएगा, डालने पर पानी कितने ऊपर चढ़ जाएगा। ये क्वेश्चन था BSER 2000 सप्लीमेंट्री 2018 में बता दिया था। ये 2019 का क्वेश्चन है, और 2000 पिछले साल जो 2019 में एग्जाम लगी थी उसके अंदर। देखो यहाँ पर पानी, ये इस क्वेश्चन को समझेंगे अच्छी तरह से तो आप आराम से हल कर लोगे। सबसे पहले एक गोला है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर मैंने एक गोला बना दिया। ये एक गोला है जिसका व्यास कितना है, 6 सेमी।
व्यास है 6 सेमी और मान लेते हैं कि ये गोलाकार आकृति है। इसको हम किसके अंदर ले जाकर डालेंगे? एक बेलनाकार बर्तन के, ठोस है बिल्कुल। ऐसे एक बेलनाकार बर्तन है जिसका व्यास क्या है? इस गोले के व्यास का दुगुना है, डबल है। तो इसके अंदर तो आसानी से गोला जाकर बैठ जाएगा। ये बेलनाकार बर्तन है और मान लेते हैं इसके अंदर पहले से ही क्या है? पानी भरा हुआ है। पूरा नहीं भरा हुआ है, कुछ इस स्तर तक भरा हुआ है। मान लेते हैं इतना पानी भरा हुआ है जिसके अंदर आराम से ये गोला डूब जाए। इस प्रकार से भरा हुआ है। मान लेते हैं इस स्तर तक ये पानी भरा हुआ है। आ रहा है समझ में? अब जैसे ही गोला इसके अंदर लाकर डालेंगे तो गोला अंदर डूब जाएगा क्योंकि ठोस है। ऐसा नहीं है कि ये तैरने लग जाएगा, तैरेगा तब तो कहां से पानी का इस तरह ऊपर बढ़ेगा, लेकिन ठोस आकृति है और ये इसमें डालते ही क्या हो जाएगी? डूब जाएगी। तो ये जैसे ही गोला इसके अंदर डूबेगा तो गोले ने जितना ही स्थान घेरा है पानी के अंदर जाके बेलन के अंदर, उतना ही स्तर तो ऊपर बढ़ेगा। मान लेते हैं ये गोला इस प्रकार से इसके अंदर डाल दिया गया। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यही गोला है उतना ही, इतनी आकृति का। इसके अंदर ये गोला लाकर डाल दिया तो डूब गया इसके अंदर और इतनी जगह इसने घेर ली। जितनी जगह में जाकर बैठा है उतनी जगह का पानी तो यहां पर रहेगा नहीं। समझ में आ रहा होगा कि जहां पर गोला बैठा है वहां पर तो पानी है नहीं, वहां से दूर हट गया। किसी पानी के अंदर आप पत्थर डालोगे तो पत्थर जहां पर स्थान घेरेगा वहां पर पानी दूर हट जाएगा। ऐसे तो है नहीं कि पत्थर के अंदर चला जाएगा, क्योंकि ये ठोस है, ईंट में जरूर जाता है। ईंट डाले तब तो पानी अंदर जा सकता है, लेकिन यहां पर ठोस माना गया है गोले को बिल्कुल कि अंदर पानी नहीं जा रहा है। तो ये पानी कहां गया? आप ये सोचो कि जहां पर ये गोला जाकर बैठा है उस जगह का पानी कहां पर है? क्या वहीं पर एडजस्ट होगा या पानी का स्तर ऊपर बढ़ जाएगा? स्वाभाविक ऊपर आएगा। जिस प्रकार से आपने उस कोए थर्स्टी क्रो वाली कहानी में पढ़ा है कि कौवा जब पानी को देखता है तो पानी उसको बहुत ही नीचे मिलता है। घड़े के अंदर पानी बहुत ही नीचे था, वो उसको पकड़ नहीं सकता था, पानी को पी नहीं सकता था। तो उसने क्या किया? दिमाग लगाया और उसके अंदर छोटे छोटे कंकड़ पत्थर लाकर डालना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो डालता गया पानी का स्तर भी उतना ही ऊपर आता गया। ऐसा तो नहीं है नहीं कि एक पत्थर डालते पूरा पानी बाहर आ गया हो। जितना पत्थर के बराबर आयतन डालेगा उतना ही पानी ऊपर आएगा। तो उसी प्रकार से यहां पर जितना गोला डाला है उतना ही आयतन पानी ऊपर चढ़ा है। जैसे मान लेते हैं पहले पानी का स्तर ये था, लेकिन अब जैसे ही गोले को हमने डाला है तो ये पानी का स्तर यहां से यहां पर आ गया, इस जगह चढ़ गया। तो ये जो पानी ऊपर चढ़ा है वो आयतन कितना है? तो यहां पर सोचने वाली बात है। देखो इस प्रश्न को दो प्रकार से कर सकते हैं हम हल। एक तो बड़ा विस्तार तरीका है, लंबा तरीका है, और एक सीधा ही शॉर्ट सिंपल सा तरीका है। अगर आप सोचो तो जैसे मान लो आपको पता है कि ये जो गोला है इसका जो आयतन है उसके बराबर ही तो यहां से यहां तक का पानी का आयतन है जो ऊपर चढ़ा है एक्स्ट्रा। पहले पानी का तल यहां पर था मान लेते हैं, लेकिन गोला डालने के बाद में ये तल कहां पर आ गया? यहां पर चला गया। तो ये जितना है, ये जितना लंबा बेलन बना है, बेलनाकार पानी ऊपर चढ़ा है, तो इतना आयतन किसका है? इस गोले का। तो हम क्या करेंगे? गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन, बस सीधी सी बात है। नीचे पानी कितना भरा था कितना नहीं भरा था उसी में कोई मतलब नहीं, हमें तो उससे मतलब है कि गोला डालने के बाद पानी कितना बढ़ा, वो बेलनाकार रूप ही गोले का आयतन है। बढ़ा तो बेलनाकार रूप में, तो यहां पर ये बेलनाकार भाग की ऊंचाई है। अब रही बात यहां पर त्रिज्या क्या ले, तो यहां पर भी त्रिज्या वही है जो नीचे आ रहा है समझ में। बेलन की त्रिज्या, बेलन का व्यास दे रखा है कितना? 12 सेंटीमीटर। बेलनाकार भाग का व्यास कितना है? 12 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 6 सेमी। आर बराबर हो जाएगा 6 सेमी। और रही बात इस ऊंचाई की, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ऐसा हमें ज्ञात करनी है, क्योंकि प्रारंभ में पानी का तल यहां पर था, अब यहां पर आ गया। तो ये बेलनाकार जो भाग था ये बढ़ा है इस
गोले के आयतन से। गोले का व्यास दे रखा है 6 सेमी, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? 6 की आधी 3 सेमी। आ रहा है समझ में? तो यहां पर आपको बस इतना करना है कि गोले का आयतन बराबर बेलनाकार भाग में ऊपर चढ़े पानी का आयतन। अब ऊपर जो चढ़ा है पानी वो किस आयतन के रूप में चढ़ा है? बेलनाकार रूप में। तो बेलन का आयतन बराबर कर लेंगे, उसमें त्रिज्या काम में ले लेंगे, एच रहेगी, उसको हमें ज्ञात करना है। तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। देखो यहां पर पहले हम सूचना लिख देते हैं, क्या दिया हुआ है? दिया है गोले का व्यास और वो है 6 सेमी। तो त्रिज्या कितनी होगी? यहां पर त्रिज्या हम छोटा r ले लेते हैं क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है, उसकी त्रिज्या बड़ी है, जिससे कि दोनों माप रखेंगे तो अलग अलग आसानी से दिख जाएंगे। तो r बराबर कितनी हो गई? 3 सेमी। त्रिज्या हो गई गोले की 3 सेमी। अब देखो बेलनाकार भाग या बेलनाकार बर्तन की का व्यास, या डायरेक्ट त्रिज्या भी कर सकते हो आप आधी करके 6 सेमी। बेलन का व्यास बराबर 12 सेमी। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? r बराबर हो जाएगी 6 सेमी। 12 की आधी 6 सेमी हो जाएगी। अब देखो यहां पर ठोस गोले का आयतन बराबर बेलनाकार बर्तन में छड़े पानी का आयतन। ठोस गोले का आयतन बराबर बेलन में ऊपर छड़े पानी का आयतन। छड़े पानी का आयतन क्या होगा? बराबर होगा दोनों, क्योंकि जितना हमने गोला डाला उतना ही तो पानी ऊपर चढ़ेगा ना। ऐसा तो नहीं कि ऊपर पानी चढ़ेगा ही नहीं, अगर नहीं चढ़ेगा तो फिर अंदर कहां से जगह कहां से मिलेगी उसको बैठने के लिए? पानी को उठाकर ही तो अंदर बैठेगा ना गोला। तो जितना पानी को उठाएगा वो पानी ऊपर आ जाएगा। अब उठाएगा कितना? जितना खुद के अंदर आयतन उतना ही उठाएगा। देखो ठोस गोले का आयतन होता है 4 पाई r क्यूब बटे हुए 3। छोटा r ले लेते हैं यहां पर क्योंकि छोटी त्रिज्या है। ठीक, 4 पाई r क्यूब बटे 3 गोले का आयतन होता है। और बेलन का आयतन क्या होता है? आप जानते हो, पाई r स्क्वायर h होता है। ये पाई r स्क्वायर h। यहां पर यहां से यहां तक का जो आकृति है वो देखो आप बेलनाकार है, तो नीचे वाले हिस्से में क्या मतलब है? ये जो छड़ा है पानी, यही तो है ना गोले का आयतन। इसके बराबर हम आयतन कर लेते हैं गोले का, इसके बराबर। इसकी त्रिज्या कितनी है यहां पर? वो जो यहां पर त्रिज्या है वही यहां पर त्रिज्या है, ज्यादा थोड़ी होगी, कम थोड़ी होगी। तो यहां पर भी r कितना है? 6 सेमी। बस हमें ये h ज्ञात करनी। तो आप इस छोटे से बेलन को देखो, बस नीचे कितना लंबा उससे क्या मतलब है, कितना पानी भरा उससे क्या मतलब है? हमें तो उस पानी से मतलब है जो गोले के द्वारा ऊपर आया है, जिसने गोले ने उसको ऊपर उठाया है, तो वो गोले के बराबर आयतन है। तो यहां पर बस नॉर्मल सा करना है, गोले का आयतन बराबर बेलन का आयतन बस। अब देखिए यहां पर माप दे रखे हैं वो रख देते हैं। 4 गुणा पाई पाई दोनों तरफ समान है, तो आप पाई को तो क्या कर दो? काट दो, हटा दो दोनों तरफ ही। 4 गुणा त्रिज्या कितनी है इसकी? 6 की आधी 3। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 सेमी। क्यूब या मीटर है तो मीटर, सेमी है। और बटे में 3 है, इधर नहीं है तो रहने दो। इधर देखो आप त्रिज्या कितनी है बेलन की? बेलन की त्रिज्या है 6 सेमी। तो ये 6 गुणा 6 और गुणा h सेमी स्क्वायर। ठीक, इस 6 गुणा 6 को इधर ले आते हैं, आपको h मिल जाएगा बस सीधी। पानी जो छड़ा है ऊपर उसकी ऊंचाई मिल जाएगी। 6 गुणा 6, इधर गुणा से इधर आएगा तो क्या होगा? भाग लगेगा। इधर 3 से 3 को काट दो, एक को, कोई से भी एक 3 को आप क्या कर दो? 3 से काट दो। ये 3 इससे कट गया तो बचा 4 गुणा 3 गुणा 3। 4 गुणा 3 गुणा 3 सेमी क्यूब। और उधर से 6 गुणा 6 आएगा इधर, तो बटे में क्या हो जाएगा? भाग लग जाएगा। ये 6 गुणा 6 का भाग लग गया। साथ में मीटर स्क्वायर को भी लाएंगे, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर को भी लाएंगे, तो उससे 3 घात से 2 घात कट जाएगी। इधर कौन बच जाएगा? h बच जाएगा। बेलनाकार भाग की ऊंचाई। कौन से भाग की ऊंचाई?
ये पूरी ऊंचाई नहीं, वो जो पानी बढ़ा है उसकी ऊंचाई, क्योंकि इसी बेलन से मतलब हमें कितना लंबा था पहले पानी कितना था उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो गोला जो डाला है उसका आयतन और पानी जो छड़ा है उसका आयतन बराबर करना है, उससे मतलब है। देखो यहां पर काटते हैं इसको, तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 बार जाएगा 3 3 का भाग, तो यहां पर देखिए ऊपर बचेगा 4 और सेमी क्यूब से सेमी स्क्वायर कटा तो सेमी, और नीचे 3 दूना 6 अर्थात 2 आ जाएगा, 2 बार। इधर क्या रहेगा h, 2 दूना 4 से 4 कट गया, कुछ छात्र 4 से 4 काट के 0 कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है, 2 दूना 4 का भाग 4 में 1 बार जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 2 दूना 4 से 4 कटा तो 1 सेमी क्या है h, अर्थात ये 1 सेंटीमीटर ऊंचाई बढ़ गई इस बेलनाकार बर्तन की, गोला डालने से केवल मात्र कितना 1 सेंटीमीटर ऊंचा पानी चढ़ा है, क्योंकि बड़ा बेलनाकार बर्तन है, इससे तो दुगने व्यास वाला है, तो उससे क्या मतलब है कितना भी बढ़े कितना भी न बढ़े आपके पास ऊंचाई आगे बढ़ेगी पानी की क्या h, तो आप लास्ट में लिख सकते हो। अतः पानी का तल या पानी का स्तर, तल मान लो एक ही बात है, पानी का तल 1 सेमी ऊपर चढ़ जाएगा, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं समझा दूँ आपको, एक ठोस गोला था जिसका व्यास था 6 सेंटीमीटर, उस 6 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले को हम एक बेलनाकार बर्तन में डालते हैं, जिस बर्तन में पहले से कुछ स्तर तक पानी भरा हुआ है, पानी है पहले से उसके अंदर, उस बेलनाकार बर्तन का व्यास है 12 सेंटीमीटर। इस 12 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर व्यास वाला गोला उसके अंदर उड़ेल देंगे, डाल देंगे। जैसे ये गोला डालेंगे तो पानी का स्तर ऊपर बढ़ेगा, पानी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि गोला अपना आयतन जितना पानी दूर हटा देगा तो पानी का स्तर ऊपर आएगा। आपको ये पता करना है कि ये कितना ऊंचा पानी आता है, पानी का स्तर कितना बढ़ जाता है गोला डालने के बाद, बेलन के अंदर जो पानी का स्तर है वो कितना बढ़ जाता है गोला डालने के बाद, ये हमें इस क्वेश्चन के अंदर ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए कि 6 सेमी व्यास वाला गोला 12 सेमी व्यास वाले बेलनाकार बर्तन में डालते हैं तो उसके पानी का स्तर कितना ऊपर बढ़ जाता है। यहां पर हम देखेंगे, देखो गोले का व्यास 6 सेमी दे रखा है तो गोले की त्रिज्या हो जाएगी 3 सेंटीमीटर, इसको छोटे आर के रूप में लिखेंगे हम, क्योंकि इसकी त्रिज्या छोटी है उसकी त्रिज्या बड़ी है। और बेलनाकार भाग का व्यास है, बेलन का व्यास है 12 सेंटीमीटर, तो उसकी त्रिज्या हो जाएगी बड़ा आर बराबर 6 सेमी। अब आपको पता है कि ठोस गोले का आयतन, जितना आयतन गोले का है उतना ही आयतन पानी ऊपर चढ़ जाएगा, उतने ही आयतन के बराबर पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो ठोस गोले का आयतन बराबर बेलनाकार भाग में छड़े पानी का आयतन, बेलन में छड़े पानी का आयतन। अब गोले का जो आयतन होता है वो ज्ञात करने का फॉर्मूला है 4 पाई आर क्यूब बटे 3, 4 पाई आर क्यूब बटे 3, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर h। हम ये दोनों बराबर कर लेंगे, यहाँ पर हम पाई पाई को दोनों तरफ से काट देंगे समान है, क्योंकि 22 बटे 7 इधर भी गुणा होगा, 22 बटे 7 इधर भी गुणा होगा, तो दोनों कट जाएंगे। बाकी बचा 4 आर क्यूब बटे 3 और इधर आर स्क्वायर h। अब 4 गुणा आर क्यूब, आर का मतलब त्रिज्या, गोले की त्रिज्या, 3 गुणा 3 गुणा 3 और सेमी गुणा सेमी गुणा सेमी बराबर सेमी क्यूब हो जाएगा। तो ये सेमी क्यूब लिख दिया, बटे जो 3 है वो इस 3 से कट जाएगा तो बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 3। इधर आते हैं हम, बेलनाकार भाग की त्रिज्या है 12 की आधी 6 सेमी, तो 6 गुणा h और सेमी 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 स्क्वायर हो जाएगा। हम इस 6 गुणा 6 को इधर करेंगे गुणा से, तो इधर आकर भाग लग जाएगा, ये देखो इधर आकर भाग लग गया, इधर बच जाएगा केवल मात्र h। अब यहाँ पर 3 दूना 6, 3 दूना 4 अर्थात बटे में 2 गुणा 2 आ जाएगा, ऊपर 4 सेमी है, सेमी क्यूब से सेमी स्क्वायर कटेगा तो यहाँ पर देखिए 4 सेमी बटे हुए 2 गुणा 2, 2 दूना 4 का भाग 4 में गया एक बार, तो 1 सेमी h आ गई, अर्थात 1 सेंटीमीटर ऊंचाई तक ये पानी बढ़ जाएगा, अर्थात पानी का जो स्तर है, तल है, वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ जाएगा। ये आ गई छड़े गए पानी की ऊंचाई। तो समझ में आ जाना चाहिए क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। ऐसे आगे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि ये बर्तन बेलनाकार ही हो, घनाभ के आकार का हो सकता है, पानी की टंकी हो सकती है, या घन के आकार की हो सकती है, या फिर शंकु के आकार की, और उसके अंदर गोलियां डाल दे छोटी छोटी, तो भी आपको आयतन के बराबर आयतन करना है, क्योंकि जितना आयतन हम किसी दूसरे बर्तन में डालेंगे उतने ही आयतन के बराबर पानी बाहर आएगा। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे मान लो ये बेलनाकार बर्तन पूरा पानी का भरा हुआ होता, सपोज करो थोड़ी देर गोला डालने से पहले ये पूरा पानी का भरा हुआ होता और फिर इसके अंदर गोला डालते तो क्या होता,
पानी बाहर आता, आउट इस बर्तन से बाहर हो जाता। लेकिन कितना पानी बाहर आता? क्या गोला डालने से पूरा ही पानी बाहर आ जाता? यह बिल्कुल भी नहीं आता। ये सोचने वाला क्वेश्चन है। अर्थात जितना गोला डालेंगे हम उतने आयतन के बराबर पानी बाहर आता जाएगा, निकलता जाएगा। तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन है कि एक शंकु आकार बर्तन है जो पूर्णतः पानी से भरा हुआ है। उस शंकु आकार बर्तन में हम गोलियां डाल रहे हैं। कितनी? 1/3 गोलियां डाल दी, 1/3 आयतन के बराबर गोलियां डाल दी। तो बताओ कितनी गोली डाली, जबकि गोली की जो गोलियों की त्रिज्या है वो दे रखी है। तो उसका 1/3 आयतन निकाल कर हम उसमें एक गोली के आयतन का भाग दे देंगे, गोलियों की संख्या आ जाएगी। तो आपको ध्यान रखना है कि आयतन जो यहां पर गोले का आयतन था वो इसके अंदर डालने के बाद भी उतना ही रहेगा। कहीं पर भी ले जाओ आयतन चेंज नहीं होता है, वो सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अगर ये गोलाकार आकृति को हम और कोई रूप दे दें, बेलनाकार बना दें इसी आयतन को, और फिर इसके अंदर डालें तो भी उतना ही आयतन आया छड़ेगा ऊपर। अगर इसकी छोटी छोटी गोलियां बना दें, इस गोली को पिघलाकर अगर बारीक बारीक गोलियां बनाकर वो गोलियां डाल दे तो भी पानी का आयतन उतना ही ऊपर चढ़ेगा, क्योंकि आयतन तो वही है, जगह वही। अगर छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, जैसे कोए ने आप थर्स्टी क्रॉ वाली कहानी में कोवा अगर मोटा पत्थर लाके डालता तो मोटे पत्थर के अनुसार उतना पानी बढ़ जाता, लेकिन उस एक साथ नहीं उठा सकता था। तो उसने छोटी छोटी गोलियां उस मोटे पत्थर के बराबर डाल दी, छोटे छोटे टुकड़े जो स्टोन थे, तो उतने आयतन के बराबर पानी ऊपर आ गया। तो कुल मिला के इसके अंदर जितना आयतन डाला है उतना आयतन पानी ऊपर चढ़ जाएगा। वो आयतन बराबर कर लेंगे हम गोले के आयतन के बराबर, और बेलन की त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि बेलन की ऊंचाई ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि त्रिज्या दी हुई है, इधर सारे माप दिए हुए हैं, सिर्फ एच रहेगा वो ज्ञात कर लेंगे। तो आ गया समझ में? अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हम इसको बिठान देते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है, एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है। इसको पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के बेलन बनाते हैं। कितने बेलन बनेंगे ये हमें ज्ञात करना है। क्या करेंगे यहां पर? अब हम गोले को पिघलाकर, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 9 सेमी, 9 सेमी त्रिज्या वाले गोले को पिघलाना है, और पिघलाकर क्या करना है? 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के बेलन बनाने हैं छोटे छोटे। तो आपको ये बताना है कि ऐसे कितने बेलन बन जाएंगे। अभी बात कर रहे थे हम कि किसी भी आकृति को पिघलाकर हम कैसा भी रूप दे सकते हैं। तो यहां पर गोले को पिघलाकर क्या रूप दे रहे हैं? बेलनाकार। और उस बेलनाकार जो डिजाइन बनेगी उसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेमी दे रखी है। आपको क्या करना है? उस एक बेलन के आयतन का भाग गोले के आयतन में दे दो, बस सीधे बेलनों की संख्या आ जाएगी। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद में इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखो क्वेश्चन है, 9 सेमी व्यास वाला धातु का एक गोला है। 9 सेमी व्यास वाले धातु के गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या ले लेते हैं, व्यास नहीं, बोर्ड में आया था तब त्रिज्या ही थी, तो 9 सेमी त्रिज्या वाले, अगर व्यास होता तो आधा कर लेते, सीधी सी बात है, उससे क्या फर्क पड़ता है। तो गोले को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या व 6 सेमी ऊंचाई, 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई वाले कितने बेलन बनाए जा सकते हैं? कितने बेलन बनाए जा सकते हैं, ये हमें ज्ञात करना है। कितने बेलन बनेंगे इससे? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपकी बार ये 30 जून को एग्जाम लगी थी, 30 जून को लगी थी ना बोर्ड, उसके अंदर अर्थात BSER 2020 के अंदर ये क्वेश्चन आया था। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। हमने क्या किया? गोले को पिघलाया और क्या रूप दे दिया? बेलनाकार, छोटे छोटे। तो कितने बेलन बनेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे? एक गोले के आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग दे देंगे। जैसे मान लो गोला 10 किलो का है और एक बेलन बन रहा है 1 किलो का, तो कितने बेलन बनेंगे? 10 बेलन बनेंगे, क्योंकि हम उसमें एक का भाग दे देंगे। अगर गोला 10 किलो का है और उसके अंदर जो बेलन पिघलाकर बना रहे हैं हम वो बेलन 2 किलो का है, तो कितने बेलन बनेंगे 2 किलो के?
5, तो भाग देने पर आएंगे बेलनों की संख्या। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पर चित्र बना लेता हूँ। मान लेते हैं हमारे पास ये बेलनाकार, ये गोलाकार क्या था, ठोस था, जिसको हम पिघलाकर क्या रूप देंगे, छोटे छोटे बेलन। अब बेलन छोटे हैं, इसका मतलब इसके बराबर एक ही तो बनेगा नहीं, खूब सारे बनेंगे। इसकी त्रिज्या दे रखी है, आर दे रखी है कितनी, 9 सेंटीमीटर, तो आर बराबर 9 सेमी। मान लेते हैं ये गोला है, इसको पिघलाकर हम क्या करेंगे, बेलन बनाएंगे, छोटे बेलन बनाएंगे। मान लेते हैं ऐसे बेलन बनाना है हमें, एक बेलन बना रहा हूं मैं, कितनी बनेंगे वो तो बाद में पता चलेगा। तो ऐसे बेलनाकार रूप में इसको ढाल देना है, छोटे छोटे बेलन बना देने हैं। अब इस बेलन की जो त्रिज्या है, छोटा आर मान लेते हैं, वो बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर दे रखी है, 3 सेमी। और इसकी जो एच है, ऊंचाई है, वो कितने दे रखी है, 6 सेमी। ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो ये 6 सेमी। आपको बताना है कि ऐसे कितने बेलन बन जाएंगे। अब ये ध्यान रखना है कि ये बेलन बिल्कुल क्या है, ठोस है। अगर अंदर से खाली हो तब तो आयतन कम हो जाएगा, तो आपको ठोस मानना है। एक आकृति से दूसरी आकृति में ढालते हैं तो वहां पर आपको ये नहीं सोचना है कि अंदर से खाली है क्या, उसको ठोस ही मानना है। ठोस आकृति को पिघलाते हैं और ठोस आकृति में ही बनाते हैं, ढालते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये बेलन भी क्या है, बिल्कुल ठोस आकृति है, और ये गोला भी क्या था, बिल्कुल ठोस था। तभी हम इस प्रकार से ये संख्या ज्ञात कर सकते हैं, आयतन ज्ञात कर सकते हैं। अगर अंदर से खाली हो कुछ स्थान, तब तो क्या पता कितना खाली है कितना नहीं है, तो ऐसे आकृतियों को ठोस मानते हैं। और अगर ये खाली होती तो पहले से इसको बताया जाता है कि अंदर इतनी आयतन के बराबर खाली है या कितनी त्रिज्या के बराबर खाली स्थान है, तो वो तो बाद की बात थी। समझ में आ रहा है। ऐसे हमें बेलन बनाने हैं। ये इसकी एच है जो 6 सेंटीमीटर दे रखी है, त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। ऐसे कितने बेलन बन जाएंगे, इससे छोटे छोटे बेलन बनाने हैं। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम क्या दिया हुआ है वो लिखते हैं। दिया है गोले की त्रिज्या, ठोस गोले की त्रिज्या, ध्यान रखना है, गोले की त्रिज्या अर्थात बड़ा ले लेते हैं, बराबर 9 सेंटीमीटर, 9 सेमी। और बेलन, ठोस बेलन की त्रिज्या, यहां पर हम छोटा आर ले लेते हैं क्योंकि दोनों में बराबर करेंगे या भाग देंगे तब छोटा आर, क्योंकि दोनों समान तो है नहीं। तो यहां पर ये कितनी है, 3 सेमी, तो ये 3 सेमी। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की हाइट दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है या लंबाई दे रखी है, जिसे एच लेते हैं हम, ये कितनी है, 6 सेमी, 6 सेंटीमीटर। आ रहा है समझ में। अब देखो इस गोले से पिघलाकर बनाए गए बेलनों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे हुए एक बेलन का आयतन। चाहो तो आप पहले सूत्र लिख देते हैं हम। देखो यहां पर गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर 4 पाई आर 4 पाई आर क्यूब बटे 3 होता है, तथा बेलन का आयतन, बेलन का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। यहां पर बड़ी त्रिज्या ली है, बेलन के अंदर हम छोटे ले लेते हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच। आ रहा है समझ में। अब देखो ठोस गोले को पिघलाकर बनाए गए बेलनों की संख्या, ठोस गोले को पिघलाकर बनाए गए ठोस बेलनों की संख्या बराबर गोले का आयतन बटे हुए एक बेलन का आयतन। आ रहा है समझ में। गोले का आयतन बटे हुए एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं अच्छी तरह से, बेलनों की संख्या
बराबर पूरे गोले का आयतन, गोले का आयतन बटे हुए बनाए गए एक बेलन का आयतन। आ रहा है समझ में? तो बेलन का आयतन, क्योंकि यहां पर एक ही बेलन है, एक ही माप का बेलन है, सारे बेलन एक ही माप के होंगे। गोले का आयतन का सूत्र क्या है? 4 पाई r क्यूब, ठीक, और बटे में 3। अब हम बटे में किसका सूत्र लगाएंगे? बेलन के आयतन का। गुणा लगा लेते हैं। बेलन के आयतन का सूत्र है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। ये 3 तो गोले वाले फॉर्मूले में है। पाई से हम पाई को क्या कर देंगे? काट देंगे। ये तो भाग लग रहा है तो समान राशि है, कट जाएगी। अब बाकी बचा हुआ माप रख देंगे। देखो यहां पर 4 गुणा गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर। तो ये 9 गुणा 9 गुणा 9 और सेमी 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 गुणा होगा तो सेमी क्यूब हो जाएगा। बहुत ही आसान है। और नीचे देखो, नीचे है 3 गुणा r, बेलन की r, बेलन की त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी। तो ये 3 गुणा 3 और गुणा h, h ऊंचाई कितनी है? 6 और सेमी गुणा सेमी, तो यहां पर भी सेमी क्यूब हो जाएगा। अब समान राशियां हैं वो काट देते हैं, भाग दे देते हैं। देखो यहां पर 3 3 9, 9 से एक 9 कट जाएगा। कोई सा भी एक 9 काट दो, जैसे ये काट दिया मान लेते हैं, ये 9, 3 3 9 से कट गया। आ रहा है समझ में? और इस 3 का भाग इस 9 में दोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। ऐसे काटना नहीं तुम्हें एग्जाम के अंदर, सीधे लिख देना है जो टुकड़े हुए वो आगे। तो ये 3 बार गया और इस 3 को हम 6 से काट देते हैं, अर्थात इस 3 का भाग किस में दिया? 6 में। तो 3 दूना 6, 2 बार गया और 2 का भाग दे देते हैं किसमें? 4 में। तो ये 4 में 2 का भाग कितनी बार गया? 2 बार। अब नीचे तो कुछ नहीं बचा, केवल मात्र ऊपर बचा है 2 गुणा 9, 2 गुणा 9। तो ये देखो कितना बचेगा? बेलनों की संख्या, बनाए गए बेलनों की संख्या बराबर ऊपर बचा है केवल मात्र 2 गुणा 9 और सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कट गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। सेमी क्यूब से सेमी क्यूब क्रॉस हो गया तो केवल मात्र ऊपर बचा है 2 गुणा 9, जो बहुत ही आसान है। 9 दूने कितना हो जाएगा? 18। अतः 18 बेलन बनाए जा सकते हैं या बनाए गए हैं। बनाए जा सकते हैं तो बनाए जा सकते हैं लिख दो, और अगर बना दिए गए तो लिख दो बनाए गए हैं। 18 बेलन बनाए जा सकते हैं और ये हो जाएगा आपका उत्तर। तो मैं मानता हूँ समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं। 9 सेमी त्रिज्या का एक गोला था मोटा, उस गोले को पिघलाया गया, पिघलाकर छोटे छोटे बेलन बनाए गए। जो बनाए गए बेलन हैं उनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर। तो आपको ये पता करना है कि ऐसे कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जितने आयतन के बराबर गोला है उतने ही आयतन के बराबर सारे छोटे बेलन होंगे। जितने भी बेलन बनेंगे उन सब बेलनों का आयतन मिलकर उस मोटे गोले के बराबर, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक गोले के आयतन में ये जो गोला है उसके आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग दे देंगे, तो बेलनों की संख्या आ जाएगी। जैसे मान लेते हैं एक गोला 36 किलो का है और एक बेलन बन रहा है 2 किलो का, तो 2 का भाग देंगे तो 18 गोले आ जाएंगे। तो ऐसे कुछ भी मान लो, कुल मिला के 18 बेलन बनेंगे। गोले का आयतन का फॉर्मूला है 4 पाई r क्यूब बटे 3, जबकि बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। यहाँ पर बड़ी त्रिज्या ली है क्योंकि बड़ी त्रिज्या है तो बड़ा माप है तो बड़ा ले लिया, और यहाँ पर इसमें छोटा r लिया है क्योंकि कम त्रिज्या है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, गोले के आयतन में एक बेलन के आयतन का भाग देंगे, गोले का आयतन बटे बेलन का आयतन। गोले का आयतन का फॉर्मूला 4 पाई r क्यूब बटे 3 और बटे में ही हम पाई r स्क्वायर h और लगा देंगे, तो 3 गुणा पाई r स्क्वायर h हो जाएगा। पाई से पाई कट जाएगा, बचेगा 4 गुणा, त्रिज्या कितनी है 9 गुणा 9 गुणा 9 क्योंकि 3 घात है और सेमी क्यूब हो जाएगा। नीचे 3 गुणा बेलन की त्रिज्या है 3, तो 3 गुणा 3 और ऊंचाई 6 सेमी है तो 6 और लगा देंगे। अब इनको काटेंगे हम, 3 3 9 से 9 कट जाएगा, इस 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा
और उस 3 का भाग इस 6 में 2 बार जाएगा और उस 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, तो केवल मात्र ऊपर बचेगा 2 गुणा 9। सेमी क्यूब से सेमी क्यूब कट जाएगा तो 9 दूने 18, अर्थात कुल मिला के 18 बेलन, ठोस बेलन बनाए जा सकते हैं इस गोले को पिघलाकर। तो समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आप और ऐसे क्वेश्चनों को घर पर हल करना। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं, इसको मिटान कर। तो देखो, एक शंकु है, उसके आधार का व्यास 14 मीटर है, जबकि तिर्यक की ऊंचाई उसकी 25 मीटर है। इस शंकु का हमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो शंकु का क्वेश्चन आ गया। शंकु के अंदर व्यास दे रखा है और तिर्यक ऊंचाई दे रखी है, जबकि हमें ज्ञात करना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात पाई आर कोष्टक L प्लस आर। तो यहां पर माप दे रखे हैं सारे, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि तिर्यक लंबाई काम में आती है और त्रिज्या काम में आती है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक L प्लस आर, तो L और R चाहिए। यहां पर L तिर्यक लंबाई 25 मीटर दे रखी है और R दे रखी है 14 मीटर। तो पहले क्वेश्चन लिख देता हूं, फिर देखो आप इसको आसानी से कर सकते हो समझकर। क्वेश्चन है, एक शंकुआकार टेंट मान लो या कुछ भी मान लो, क्योंकि इतना बड़ा टेंट ही होता है। एक शंकु के आधार का व्यास ले लेते हैं 14 मीटर। शंकु के आधार का व्यास 14 मीटर तथा तिर्यक लंबाई 25 मीटर है। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठों का, तो शंकु के अंदर 2 ही पृष्ठ होते हैं, एक तो वक्राकार और एक वर्ताकार पृष्ठ। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन अब की बार 2020 के अंदर आया था, BSER 2020, 30 जून को जो बोर्ड एग्जाम लगी थी उसके अंदर आया था। तो देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर तो केवल मात्र शंकु है, सारी माप भी दे रखी है, तो सीधे ही हमें क्या करना है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेना है। मान लेते हैं ये शंकु है, थोड़ा बड़ा है तो बड़ा ही बना लेते हैं। ऐसे एक शंकु है, ये इसकी लंबवत ऊंचाई है और ये इसकी त्रिज्या है। देखो आधार का व्यास दे रखा है 14 मीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास बराबर 14 मीटर है, तो आर कितनी हो जाएगी, 14 की आधी 7 मीटर, तो ये 7 मीटर इसकी त्रिज्या हो गई। और तिर्यक लंबाई ये है तिर्यक लंबाई, जिसे हम L कहते हैं, और ये दे रखी है 25 मीटर। 25 मीटर इधर लिख देता हूं मैं, तिर्यक लंबाई जिसे L कहते हैं, ये बराबर 25 मीटर है। आपको क्या करना है, इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके संपूर्ण पृष्ठों में कौन कौन से पृष्ठ आते हैं, कितने पृष्ठ होते हैं शंकु के अंदर, केवल मात्र 2 पृष्ठ होते हैं। एक तो नीचे वाला वर्ताकार और एक वक्राकार। अब देखो यहां पर एक सोचने वाला क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये ठोस है या फिर कैसा है। अगर अंदर से खाली हो और फिर हमें बाहर वाला पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, तो नीचे तो वर्ताकार भाग तो कुछ है ही नहीं, क्षेत्रफल कहां से निकालेंगे, खाली स्थान है, जैसे जोकर की टोपी होती है, वर्ताकार भाग नहीं होता, सिर्फ वक्राकार भाग ही होता है। या फिर अंदर की तरफ देखें तो अंदर भी एक वक्राकार पृष्ठ होता है। तो यहां पर ये कुछ नहीं दे रखा है कि ये ठोस है या खाली है, सिर्फ इसके माप दे रखी है 7 मीटर त्रिज्या और 25 मीटर इसकी ऊंचाई, और पूछा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर शंकु दे दिया, तो जो आकृति दी होती है जैसे बेलन या घन या घनाभ या फिर शंकु या गोला हो, जब ऐसे ही नाम लिया जाए कि गोला है तो उसको ठोस मानना है।
शंकु का नाम ले ले तो शंकु क्या मानते हैं, हमेशा ठोस मानते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि एक घनाभ है मेरे पास, तो आप क्या सोचोगे, क्या वो अंदर से खाली है या ठोस है? ऐसा कुछ नहीं सोचना है, डायरेक्टली आपको उसको ठोस मानना है, क्योंकि 3D आकृतियां होती है, ये इनका आयतन होता है, तो इनको ठोस मानते हैं। लेकिन जब इसको किसी दूसरे रूप में ढाला जाता है, जैसे खाली खोखला बेलन हो, या फिर खाली गोला हो, या फिर खाली डिब्बा हो, तब वो बात अलग होती है, आकृतियों में डालने पर अलग बात होती है। जबकि सीधा ये शंकु का नाम दिया है, तो आपको इसको क्या मानना है, ठोस मानना है। अब ये बिल्कुल ठोस है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, नीचे वर्त का क्षेत्रफल प्लस वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो दो ही पृष्ठ है इसके अंदर। ये तो है वर्त का क्षेत्रफल अर्थात वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, और ये वक्र पृष्ठ होता है क्या, पाई आर एल, पाई आर एल, ये पाई आर एल होता है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इन दोनों पृष्ठों का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिख देते हैं, देखो दिया है शंकु की या शंकु का व्यास बराबर कितना है, 14 मीटर। तो त्रिज्या कितनी होगी, आर कितनी होगी, 14 की आधी 7 मीटर हो जाएगी, त्रिज्या होगी इसकी 7 मीटर। और शंकु की तिर्यक लंबाई, तिर्यक लंबाई कितनी है, जिसे एल कहते हैं, ये है 25 मीटर। और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक ही बात है। पृष्ठीय का मतलब जितने भी पृष्ठ है वो आ जाते हैं, और संपूर्ण में सारे पृष्ठ आ जाते हैं। तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखो हम सूत्र लिखते हैं, चूंकि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। दो ही तो पृष्ठ है इसके अंदर, इन दोनों का हम क्या कर लेंगे, क्षेत्रफल निकाल के जोड़ लेंगे। तो वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल, तो दो ही पृष्ठ हैं, अर्थात पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। समझ में आ रहा है, शंकु के अंदर दो पृष्ठ होते हैं, वर्ताकार पृष्ठ और वक्राकार पृष्ठ। और इस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वर्त का क्षेत्रफल, वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल सब जानते हो आप ऑलरेडी पहले से, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो ये पाई आर स्क्वायर हो गया। और शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल, तो ये पाई आर एल हमने लिख दिया। अब इनको अगर आप चाहो तो अलग अलग माप रख के सरल करके जोड़ दो, या फिर इसके अंदर देखो पाई आर कॉमन है तो और भी आसान हो जाएगा। जैसे ही हम पाई आर कॉमन लेंगे बाहर, तो अंदर बचेगा क्या, आर और प्लस यहां पर एल। ये बन गया आपका जो सूत्र याद करते हुए वैसा, अर्थात पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। आ रहा है समझ में। अब यहां पर हम माप रखते हैं, तो देखो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, तो ये 22/7 गुणा त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या 14 की आधी 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेमी कोष्टक आर, फिर से 7 प्लस एल, त्रिज्या की लंबाई कितनी दे रखी है 25 मीटर। मीटर में गुणा है और मीटर इसमें, तो ये जाएगा मीटर स्क्वायर। आ रहा है समझ में, बस यही माप है, कोई माप छूटना नहीं चाहिए। आगे देखो, अब 7 से सीधा ये 7 कट गया, हट गया ये, तो अब बचा क्या, वो लिख देते हैं 22 गुणा 25 प्लस 7, बस यही बचा सिर्फ। 25 और 7 होता है 32, कितना होता है 32 होता है ना, 7 और 5 12 2, और ये मीटर स्क्वायर। 32 को 22 से गुणा कर लेते हैं, तो 22 दूने 44, 22 दूना 44, हासिल की 4, 22 66, 66 और 4 70, तो ये हो गया 704 वर्ग मीटर। आ रहा है समझ में, तो बहुत ही आसान है। अतः शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल
बराबर कितना है 704 वर्ग मीटर है, और ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बहुत ही ईजी है, आसान है। एक बार क्वेश्चन को मैं आपको और अच्छी तरह समझा देता हूँ। क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ वैसा दिया हुआ नहीं है, सीधे ही व्यास और तिर्यक लंबाई दे रखी है और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। शंकु के आधार का व्यास या व्यास 14 मीटर वाला एक शंकु है जिसकी ऊंचाई कितनी है 25 मीटर। उस शंकु का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखो शंकु का व्यास दिया हुआ है 14 सेमी, तो त्रिज्या हो गई 7, 14 मीटर तो त्रिज्या हो गई 7 मीटर। शंकु की ऊंचाई दे रखी है, तिर्यक ऊंचाई एल दे रखी है 25 मीटर। तो फिर इसका हमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, शंकु के वर्ताकार भाग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस शंकु के वक्राकार पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, ये दोनों हम निकालकर जोड़ लेंगे, या दोनों के अंदर पाई आर कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा आर और प्लस यहाँ पर बचेगा एल। तो ये पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ये फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पर हम माप रखते हैं, पाई का मान 22/7 गुणा त्रिज्या है 7, कोष्टक त्रिज्या प्लस ऊंचाई तिर्यक लंबाई, तो 7 प्लस 25, 7 और 25 32 हो गया, 7 से 7 कट गया तो 22 गुणा 32, 22 गुना 44, हासिल की 4 लिख दिया, और 22 66 और 4 70, तो ये 704 वर्ग मीटर इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय या पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया। अब देखो यहाँ पर अगर ये प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट तब बनता अगर आयतन पूछ लेता। तो इस क्वेश्चन के अंदर अगर क्या पूछ लेता कि आयतन ज्ञात करो, तो शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं हम पाई आर स्क्वायर एच बटे 3, पाई आर स्क्वायर एच। सोचने वाली बात है, एच की आवश्यकता पड़ेगी हमें। अगर इसके अंदर हमें आयतन ज्ञात करना हो तो एच की आवश्यकता पड़ेगी। एच का मतलब ये लंबाई कितनी है ये निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटाकर वर्गमूल निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, 25 के वर्ग में अर्थात 625 में 749 घटाएंगे तो शायद 576, 625 में 5 घटा दो आप, 625 में कितना 749, तो 576 बचेगा ना। 15 में 9 गया तो 6 और 11 में 4 गया तो 7, 576 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, शायद 24 इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई आ जाएगी। और फिर हम पाई आर स्क्वायर ऐसे इसका आयतन भी ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन तब इंपॉर्टेंट बनता अगर बोर्ड एग्जाम में आयतन पूछता। तो कुछ छात्रों को फिर सोचना पड़ता कि हमें ऊंचाई की आवश्यकता है तो हम कैसे निकालें। तो वो पाइथागोरस प्रमेय से पहले एच निकालते और एच निकाल के फिर सूत्र में पाई आर स्क्वायर एच में एच रखकर त्रिज्या रखकर आयतन निकालते। लेकिन बोर्ड के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं किया, सीधा ये क्वेश्चन पूछ लिया, त्रिज्या दे दी, तिर्यक लंबाई दे दी और पूछ लिया कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। पृष्ठीय क्षेत्रफल के अंदर त्रिज्या और तिर्यक लंबाई काम में आती है, तो एच इस ऊंचाई निकालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, सीधे ही पाई आर कोष्टक एल प्लस आर में माप रखा और आसानी से इसको सरल करके ये क्षेत्रफल निकाल लिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अगर आगे कभी ऐसा देखकर तिर्यक लंबाई और त्रिज्या देकर अगर आयतन पूछता है तो आपको क्या करनी पड़ेगी, पहले ऊंचाई ज्ञात करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। या ऊंचाई दे दे तिर्यक लंबाई दे दे तो त्रिज्या ज्ञात करनी पड़ सकती है, तो ये आपको माइंड लगाना है। हालांकि इस क्वेश्चन में बहुत सारे छात्रों ने क्या कर दी, तिर्यक लंबाई निकाल ली, प्रारंभ में देखकर कि त्रिज्या दी हुई है, तिर्यक लंबाई दी हुई है, त्रिज्या दी हुई है, ऊंचाई निकाल ली और बाद में फट आगे पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में ऊंचाई काम में ही नहीं आती है, क्या आती है क्षेत्रफल के अंदर, तिर्यक लंबाई, तो वो निकाला, वो कोई काम का नहीं है, समय खराब हुआ 1-2 मिनट। तो आपको पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझना है कि इसमें क्या दिया हुआ है और हमें आगे क्या निकालना है, तो उसके लिए किस माप की आवश्यकता पड़ेगी, वो माप होना चाहिए, तभी आप आगे उसको हल कर पाओगे। अगर वो नहीं है तो पहले वो ज्ञात करने की कोशिश करो। तो समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान है, आराम से हल करोगे। कहीं पर कोई गुणा भाग में मिस्टेक हो तो आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लेना, देख लेना, बाकी क्वेश्चन आपके समझ में आ जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना और हो सके तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी करना, जिससे कि वो भी ये प्रॉफिट फ़ायदा उठा सकें और देख सकें, पढ़ाई कर सकें। धन्यवाद।